तो आइए हम अब जो है हिंदी आधुनिक हिंदी की भाषाओं उपभाषाओं और बोलियों पे विचार करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है पूर्वी हिंदी की बात कर लेते हैं। पूर्वी हिंदी में जो है जो पहला पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुई है। और इस पूर्वी हिंदी की बोलियों में जो है वो 3 बोलियां आती हैं। एक अवधी है, एक बघेली है और तीसरी जो है छत्तीसगढ़ी है। इसके लिए हम कोट कर सकते हैं अवछ, अवध यानी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या ABC, A फॉर अवधी, B फॉर बघेली, C फॉर छत्तीसगढ़ी। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि पूर्वी हिंदी किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ भाग और छत्तीसगढ़ के भाग, छत्तीसगढ़ में, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है ये बोली जाती है। और पूर्वी हिंदी को मध्य देशीय भाषा भी कहा जाता है क्योंकि ये कहाँ पे है, जैसे मध्य देश में है। और पूर्वी हिंदी का जो 2 रूप मिलता है, एक कोसली और एक बैसवाड़ी। बैसवाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी में जो अवधी है इसके 2 रूप मिलते हैं, कोसली और बैसवाड़ी। तो सबसे पहले हम अवधी की चर्चा कर ही लेते हैं। तो अवध क्षेत्र की बोली अवधी है, अवध क्षेत्र की बोली अवधी है। और अवध क्षेत्र के अंतर्गत जैसा कि आपको पता है कि जो है आपका लखनऊ, फैजाबाद, आपका ये अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, ठीक है, थोड़ा सा बलरामपुर भी। और इसके अलावा जो है आपका ये सुल्तानपुर, अमेठी, ये जो एरिया है ये सब अवधी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अवधी के साहित्य की बात करते हैं तो प्राकृत पैंगलम में जो है इसका पुराना रूप मिलता है। और अवधी के साहित्य का जो विकास देखेंगे तो ये 3 चरणों में मिलेगा। आदिकाल में भी अवधी साहित्य लिखा गया है, मध्यकाल में तो अवधी साहित्य बहुतायत में लिखा गया है। आपने देखा कि राम भक्ति धारा के जो सर्वश्रेष्ठ कवि या अगुआ कवि है तुलसीदास जी, उन्होंने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो अवधी का किताब की पुस्तक लिखा जिसका नाम है रामचरितमानस, जो घर घर में लगभग रहती है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस भी रखते हैं तो संविधान भी रखिएगा, क्योंकि आधुनिक रामचरितमानस कौन सा है, हमारा संविधान ही ना। तो अक्सर होता है घर में रामचरितमानस तो रखते हैं, ठीक है, गीता तो रखते हैं, लेकिन संविधान की पुस्तक कितने लोगों घरों होगी, बहुत कम लोग ना। संविधान भी रखिए क्योंकि संविधान से ही देश चल रहा है, ठीक है। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ किसी का, लेकिन सम्मान सब धर्म का करिए, गीता भी रखिए, कुरान भी रखिए, बाइबिल भी रखिए, जो आप पढ़ सके रखिए, लेकिन साथ साथ जो हमारा जो मूल ग्रंथ इस समय है संविधान, संविधान को जरूर रखिए मित्र, संविधान को पढ़िए, ठीक है। जिस दिन आप संविधान पढ़ने लगेंगे उस दिन आपकी सोच, पता नहीं होता मौलिक अधिकार क्या है, नीति तत्व क्या है ना। जब अपना अधिकार और अपना वही कर्तव्य नहीं पता रहेगा तो क्या करेंगे आप ना। जरूरी है, फिलहाल मैं बताने के लिए बता दिया। तो अवधी अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जो लिखा है वो बैसवाड़ी अवधी में है, यानी गोंडा और फैजाबाद के आसपास के क्षेत्रों में जो अवधी बोली जाती है वो बैसवाड़ी अवधी। इसके अलावा आप भक्ति काल में देखते हैं तो वो जो है वो जो सूफी कवि है, चाहे मुल्ला दाऊद का चंदायन हो, चाहे मलिक मोहम्मद जैसी का पद्मावत हो, ठीक है, चाहे वो जो है नूर मोहम्मद का अनुराग बांसुरी हो ना, या जो भी जितने भी हैं, चाहे शेख निसार का जुलेखा हो, ये सारे ग्रंथ जो है अवधी भाषा में लिखे गए हैं। और रीति काल तक अवधी चलता रहा, ठीक है। तो यानी अवधी का जो विकास है वो 3 चरणों में है। और आप जानते हैं कि जो ब्रज भाषा के पैरेलल अगर कोई टक्कर देने वाली भाषा थी वो अवधी थी। उसके बाद खड़ी बोली आ जाती है आधुनिक काल से, भारतीय युग से, इस तरीके से अवधी का विकास हुआ। और अवधी के बाद अगली जो बोली है बघेली, केगा बघेली,
बघेली हेडिंग डालेंगे, बघेली के बारे में लिखेंगे, ठीक है, बघेली। तो आगे हम बघेली के बारे में चर्चा करते जा रहे हैं। हमने बताया रीवा, मध्य प्रदेश का जो रीवा एरिया है उसके आसपास का क्षेत्र जो है बघेल खंड कहलाता है, और उस बघेल खंड में बघेल राजपूतों का वर्चस्व था। बघेल आज भी वहाँ मिलेंगे ना, बघेल मिल जाएंगे, फलाने बघेल, बघेल राजपूतों का वर्चस्व था। और जो है उन बघेल राजपूतों के कारण वहाँ की बोली बघेली कहलाई। और बघेली बोली जो है वो मध्य प्रदेश के कुछ एरिए और उत्तर प्रदेश के कुछ एरिए में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के जिस एरिए में बोली जाती है उसमें बादा है, थोड़ा बहुत चित्रकूट भी आता है, हमीरपुर आता है, फतेहपुर ये ज़िले आते हैं। जबकि मध्य प्रदेश का जो है जो रीवा वाला क्षेत्र है, ठीक है, बालाघाट वाला क्षेत्र है, दामोह वाला क्षेत्र है, ठीक है, और उसके बाद मुंडला वाला क्षेत्र है। तो दामोह, रीवा, मुंडला, बालाघाट इन एरियो में बघेली बोली जाती है, ठीक है, इन एरियो में बघेली बोली जाती है। तो इसके बाद जो अगली हमारी बोली है वो छत्तीसगढ़ी है। तो लिखिएगा छत्तीसगढ़ी बोली, छत्तीसगढ़ी बोली लिखते रहिएगा, छत्तीसगढ़ी बोली। सरगुजा, बिलासपुर, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, नंदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर, खैरागढ़, रायपुर, कोरिया आदि क्षेत्रों में बोली जाती है, आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, यह बोली जिन क्षेत्रों में बोली जाती है, यह बोली जिन क्षेत्रों में बोली जाती है उसे दक्षिणी कोसल कहा जाता है, दक्षिणी कोसल कहा जाता है, दक्षिणी कोसल कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी को लरिया या खलटाही छत्तीसगढ़ी को लरिया या खलटाही भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली जो ना ये लरिया भी कहलाती है और खलटाही भी कहलाती है, ठीक है, लरिया खलटाही, ठीक है। सरगुजिया, सदरी, बैगानी, बिछवाली, सरगुजिया, सदरी, बैगानी, सरगुजिया, सदरी, बैगानी, बिंझवाली, इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं, इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं। ठीक है, इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये जो छत्तीसगढ़ी बोली है ये छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है, वहाँ धान का उत्पादन बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी में बोली जाती है, और छत्तीसगढ़ी जो है वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसी को कहते हैं, उसी की बोली छत्तीसगढ़ी है। और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, इसे दक्षिणी कोसल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिणी कोसल भी कहा जाता है। और लारिया, और ये जो छत्तीसगढ़ी बोली है इसे लरिया या खलटाही भी कहते हैं, ठीक है।
तो ये आपकी जो है तीनों अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों जो है पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां थी। तो आज हमने जो है ये जो भारत की जो बोलियां हैं उसमें जो पूर्वी हिंदी है, उस पूर्वी हिंदी की बोलियों के बारे में एक संक्षिप्त और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्रदान किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तानी मानस पॉइंट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय हिंद।